हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं अपना टॉक्स। शेंगन वीज़ा की ये सीरीज़ में कल मैंने आपको बताया था कि आपने आइटनरी और अपना जो कवरिंग लेटर है उसको किस तरीके से रेडी करना है। आज ये वाली वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें मैं ऑल शेंगन कंट्रीज़ की जो डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट है बाकी की, कि उसमें आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, क्या नहीं लगाने हैं और उसमें क्या सावधानी आपने बरतनी है अगर आप अपने डॉक्यूमेंटेशन को शेंगन वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, क्या आपके पास कोई ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए शेंगन वीज़ा के लिए, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ में आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं या फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, इस वीडियो में ये सारी बातों के ऊपर आज आपसे बात होगी। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं शेंगन कंट्रीज़ में, ऑल कंट्रीज़ में शेंगन की जो डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट होती है वो एकदम ऑलमोस्ट सेम होती है। बिकॉज ऑफ शेंगन जोन में चेकलिस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, चाहे आप नॉर्वे अप्लाई कर रहे हैं, चाहे स्विट्जरलैंड कर रहे हैं, चाहे आप इटली कर रहे हैं, चाहे आप जर्मन कर रहे हैं, चाहे पोर्तुगल कर रहे हैं, चाहे इसके अलावा पोलैंड हो गया और फ्रांस हो गया, हंगरी हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया। ये सारी कंट्रीज में ऑलमोस्ट चेकलिस्ट सेम होती है। और किन बातों का ध्यान रखना है, तो सबसे पहले तो आप अपने डॉक्यूमेंटेशन को वही डॉक्यूमेंट्स सेलेक्ट करके लगाइए जो चेकलिस्ट के ऊपर लिखे हों। बेवजह फालतू डॉक्यूमेंट्स लगाने में आपका भी टाइम वेस्ट होगा, आपके पैसे वेस्ट होंगे और वीज़ा ऑफिसर उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। कई बार क्या होता है, वीएफएस या आपके एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन को सबमिट भी नहीं करता है शेंगन के लिए। खासकर चेकलिस्ट आपको जो है वीएफएस की वेबसाइट पे मिल जाएगी, उसी देश की जिस देश में आपने अप्लाई करना है। बात करें अगर फंड्स की, मिनिमम 3.5 से 4 लाख अगर आपके बैंक अकाउंट में फंड्स पड़े हुए हैं तो आप अपना वीज़ा फाइल कर सकते हैं 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट के साथ। इसके अलावा बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कोई भी आपका प्रोफेशन है, मिनिमम 2 साल की इनकम टैक्स रिटर्न, चाहे वो निल में हो चाहे पेड में हो, वो आपने लगानी है और उसको जस्टिफाई करना है आपकी इनकम कितनी है और आपके पास कैसे सफिशिएंट फंड्स हैं उनके देश में जाने के लिए। और वहां से वापस अगर आप आएंगे तो उसके बाद खर्चा करने के बाद भी आपके पास सफिशिएंट एक अमाउंट बची होगी। ये सारी बातों के ऊपर आपने ध्यान देना है फंड्स को लेकर। बिजनेस कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कंपनी चला रहे हैं, तो आपके पास कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फॉर्म बी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उद्यम आधार भी लगा सकते हैं, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेटर भी लगा सकते हैं। अगर एमओयू बना हुआ है आपका, मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग, अगर आपने बड़ी कंपनी चलाई हुई है तो आप उसके लिए आप अपनी पार्टनरशिप में है, अगर कंपनी डायरेक्टर हैं अगर आप, तो आप अपने बाकी के एडिशनल डायरेक्टर से आप एक ऑथराइजेशन लेके कि आप घूमने के लिए जाना चाहते हैं, उनसे आप एनओसी लेके वो एनओसी लेटर भी लगा सकते हैं। लेटर हेड एंड विजिटिंग कार्ड तो लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अपनी कंपनी चला रहे हैं या जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, प्राइवेट जॉब में हैं, किसी भी तरह के जॉब प्रोफाइल में हैं, तो आपके पास आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या आपका लीव सैंक्शन लेटर जो है आपके उसी डिपार्टमेंट से, एचआर से अप्रूव्ड या अपने डिपार्टमेंट के सीनियर अथॉरिटी से अप्रूव्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कंपनी ने आपको छुट्टी दी हुई है अगर आप किसी और देश में जाना चाहते हैं और कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आपके बिजनेस या आपके काम को लेके। इसके अलावा आप अपना ट्रैवल प्लान जो है वो आप स्पेसिफिक, जैसे मैंने कल बताया था कवरिंग लेटर में और आइटनरी में, अगर आपको नहीं पता उसके बारे में तो बेल आइकन के ये आसपास आपको यहाँ पे कोई ना कोई लिंक शो हो रहा होगा, उस लिंक को आप ओपन करके कवरिंग लेटर कैसे बनानी है, आइटनरी कैसे बनानी है, ये एक स्पेशल मैंने स्विच की एक आइटनरी थी मेरे पास तो मैंने आपके पास वो शेयर की हुई और उस आइटनरी पे वीज़ा आया हुआ है। आप उस आइटनरी को, उस कवरिंग लेटर को चेक कर सकते हैं। और आपने ऐसे ही कवरिंग लेटर और आइटनरी जो है बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपने अपने दिमाग से बनानी है और उसमें आपने फाइल करना है अपने एप्लीकेशन के साथ कवरिंग लेटर को और आइटनरी को। फैमिली प्रूफ्स होते हैं कुछ कि अगर आप मैरिड हैं, आपके अगर बच्चे हैं लेकिन आप उनको नहीं लेके जाना चाहते अपने ट्रैवल प्लानिंग में, तो आप उनसे भी कोई एफिडेविट से एनओसी ले लीजिए और अपना मैरिज सर्टिफिकेट बना के आप साथ में अटैच कर लीजिए। अगर आपका मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अपने फैमिली के पासपोर्ट की कॉपीज, बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट, ये साथ में आप अटैच कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के साथ। और ये शो करेगा कि आपके फैमिली टाइज इंडिया में हैं और आप वापस आएंगे टाइम से अगर आप शेंगन में घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो। और इसके अलावा रिजर्वेशन लगानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आइटनरी में, लेकिन कंफर्म हो ना हो इसका कोई भी ब्यौरा नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपने अपना ट्रैवल प्लान बताना है, ना कि आपने अपना ट्रैवल प्लान पेड करना है पहले, क्योंकि पेड आपको पता ही नहीं है आपका वीज़ा आना है कि नहीं आना है, तो आप अपना ट्रैवल प्लान पेड क्यों करेंगे। एक कंफर्म प्लान लगाइए, लेकिन एक पेड कंफर्म प्लान लगाने की जरूरत नहीं है आपको शेंगन वीज़ा में अप्लाई करने के लिए।
इसके अलावा किसी और कंट्री में अगर आप, हाँ, ट्रैवल हिस्ट्री की जो हम बात कर रहे थे, ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपकी किसी और कंट्री की है, यानी कि एशियन कंट्रीज की है, तो आपके लिए ये बेनिफिट ही आपको देगी। अगर आपका कोरा पासपोर्ट है तो उसमें शेंगन का वीज़ा आने की उम्मीद थोड़ी सी कम होती है, लेकिन कई बार जो ब्लैक पासपोर्ट के ऊपर भी जो वीज़ा है वो अप्रूव हो जाता है। उसका रीज़न होता है कि आपकी प्रोफाइल सॉलिड है, लेकिन आज तक आपको मौका ही नहीं मिला आप किसी कंट्री में ट्रैवल कर पाएं इससे पहले, और आपका जब प्लान बना तो यूरोप जाने का बना, तो ऑब्वियसली बात आपने यूरोप में ही डायरेक्टली अपना अप्लाई कर दिया। कंट्री की सिलेक्शन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है मंथ के वाइज। आप अगर फ्रांस में अप्लाई करते हैं वो तो 20, आप जब मर्जी 12 मंथ्स कर सकते हैं, वो एनी टाइम आप फ्रांस में जा सकते हैं, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप टूर के लिए जब मर्जी अपना फ्रांस में वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे देश ऐसे होते हैं जहाँ पे स्नो बहुत ज़्यादा रहती है, जहाँ पे उनका एक पर्टिकुलर पीक टाइम होता है, सीजन होता है वीज़ा देने का, तो उन अगर दिनों में ही अगर आप अप्लाई करेंगे उन देशों में, तो आपका वीज़ा आने की उम्मीद थोड़ी सी ज़्यादा होगी। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं वो कपल को वीज़ा प्रेफर करती हैं, सिंगल को वीज़ा कम देती हैं। खासकर स्विट्ज़रलैंड की अगर मैं बात करूं, उनकी ज़्यादा उम्मीद होती है कि एक कपल, एक हनीमून कपल हो गया या फैमिली हो गई पूरी, वो घूमने के लिए उनके देश में जाए तो वीज़ा आने की उम्मीद थोड़ी ज़्यादा रहती है सिंगल पर्सन से। इसके अलावा अगर बात करें कि आपने जो फॉर्म वगैरह है अपना, अगर आप खुद भर रहे हैं फॉर्म तो बड़ा केयरफुली भरिए। एक एक डिटेल आपकी जो है वो प्रॉपर मैच होनी चाहिए। जो आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं साथ में, जो आप VFS में लेके जाएंगे, तो उस हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। फीस की बात करें तो एम्बेसी की फीस लगभग 8,500 के आसपास रहती है पूरे ऑल ओवर शेंगन में जहां भी आप अप्लाई करते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस की बात करें तो 1000 से 2000 के बीच में आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस आ जाती है अगर आप अपना अप्लाई करते हैं। कंपनी के, अगर हमारी कंपनी से अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली कंपनी के चार्जेस आपको देने पड़ते हैं, वो आपको स्क्रीन के ऊपर आपके नंबर फ्लैश है। आप अगर हमारी मदद से अपना वीज़ा फाइल करना चाहते हैं शेंगन में, यूरोप में किसी कंट्री में, तो आप हमारे सर्विस चार्जेस उस नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। एंड अगर आप खुद अपनी फाइल कर रहे हैं तो मैं फिर एक बार बोलूँगा, अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन की जांच पड़ताल करके एक एक डॉक्यूमेंट्स आपका वेरीफाइड होना चाहिए। बैंकिंग आपकी जो है प्रॉपर स्टैम्प्ड एंड साइंड होनी चाहिए। कवरिंग लेटर आपका जो है प्रॉपर एक किसी की कॉपी ना हो, आपने अपने दिल से बनाया हो, तो वीज़ा ऑफिसर तक आपकी बात पहुंचेगी और वही कवरिंग लेटर आपका वीज़ा दिलवाने में आपकी हेल्प भी करेगा। शेंगन पूरे जोन में अगर आप ये डॉक्यूमेंटेशन के साथ अपना वीज़ा फाइल करेंगे, आपका वीज़ा आने की उम्मीद ज़्यादा होगी। और इसके अलावा अगर कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपके नंबर फ्लैश है, उस नंबर पे कॉल करके आप अपनी प्रोफाइल को हमारी प्रोफेशनल टीम के साथ या मेरे साथ अगर डिस्कस करना चाहते हैं तो आप उस नंबर पे कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और बाकी और मेंबर्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं वीडियो को। अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप अभी तुरंत इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।